देखो आने वाले दिनों में जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ में, आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट का जो भी है, उसके लिए मात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आप ही की होगी। अब थोड़ा सा रूटीन वूटीन सही करो, ढंग से पढ़ाई वढ़ाई चालू करो, सीरियस होकर काम करो और थोड़ा बातचीत सही से रखो बे, हैं, अच्छे घर के बच्चे हो, अच्छा बातचीत रखो, ठीक है ना। तो तुम जिस भाषा में बोलते हो मुझे वो सब भी आता है, मैं उस प्रकार से बात नहीं कर सकता, एक मर्यादा होती है, ठीक है। और मैं वैसे में बातचीत करूँगा तो मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, और आप लोग को थोड़ा सा ढंग से बातचीत रखना है किसी से भी, ठीक है, और ख़ासकर मेरे से, समझा नागेश? कई बार समझा चुका हूँ, कुछ दिन ही है, 2 चैप्टर बचे हुए, तो चाहे तो अभी भी जा सकता है। क्लियर? तबीयत ख़राब होने से ऑफिस में एक बार कॉल करके बता दिया करो। समझ में आई बात? सभी को बोल रहा हूँ, समझ में आया? ठीक है। चलिए, हम लोगों ने क्या क्या एप्लीकेशन देख लिया था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन, हाँ गुड्डू, देख लिया। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना देख लिए। ईएमएफ ऑफ द सेल, ये भी देख लिया। बचा क्या? डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अभी फिलहाल हम लोग यही देखने जा रहे हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है। सुबह की क्लास में एक कंसेप्ट बताया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, क्या वो क्लियर हुआ? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ, चलिए अब जरा देखते हैं। ये कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, एप्लीकेशन। ये बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं किससे जोड़ने जा रहा हूँ? इक्विलिब्रियम से। किससे बेटा? इक्विलिब्रियम से। बात को अच्छे से समझना। एप्लीकेशन नंबर 4, टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। क्या निकालना है हमें? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ठीक है, तो देखो रिएक्शन जो है वो एनोड और कैथोड के बीच रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और एनोड में होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड में क्या होता है बच्चों? रिडक्शन। ये बात भी आपको मालूम चल गई। एक्चुअली जो नर्स्ट इक्वेशन का रिएक्शन है, ये जो सेल रिएक्शन होती है दैट विल बी रिवर्सिबल। क्या है बेटा? रिवर्सिबल है। और रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन भी होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन भी होता है। दोनों रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद एक फेज ऐसा आता है जहाँ पर क्या आ जाता है बेटा? इक्विलिब्रियम। जहाँ पर क्या आता है बेटा? इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, और रेट बराबर होते हैं। रेट बराबर होने के साथ साथ इक्विलिब्रियम की एक और प्रॉपर्टी है, कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? कांस्टेंट। यानी इलेक्ट्रोड में एनोड का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और कैथोड का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। आपको पता है एनोड में ऑक्सीडेशन होने की वजह से आयन सॉल्यूशन के अंदर आते हैं, तो एनोड आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है? बढ़ता है। कैथोड आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है? धीरे धीरे घटता है, क्योंकि कैटायंस जाकर के रॉड में चिपकते जाते हैं। ये चीज़ हुआ था। एक टाइम ऐसा आएगा कि एनोड का कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाएगा, कैथोड का कंसंट्रेशन घटते घटते कांस्टेंट हो जाएगा। और जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हुआ, इसी फेज को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में सेल जो होता है उसके लिए जो ईएमएफ आप कैलकुलेट करोगे, ईएमएफ की वैल्यू 0 आती है। क्या आती है? 0 आती है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, और बाकी चीज़ें बहुत सिंपल है। देखो नर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, नर्स्ट इक्वेशन क्या है बताओ? सेल का जो ईएमएफ है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इसे हम लोग रिएक्शन क्यूशेंट से रिप्रेजेंट किए थे। क्या बेटा? रिएक्शन क्यूशेंट। जिस दिन मैं नर्स्ट इक्वेशन शुरू किया था उस दिन बताया था। Q इक्वल्स टू होगा किसी भी टाइम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट टाइम t अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट टाइम t। क्लियर है? ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ चुका होता है तो रिएक्शन क्यूशेंट बराबर हो जाता है Kc के। किसके बराबर होता है? Kc के। रिएक्शन क्यूशेंट किसके बराबर हो जाता है? Kc। Kc को बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और Kc इक्वल्स टू होता है
प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। क्या ये बातें भी आपको क्लियर होती है? और इक्विलिब्रियम जैसे ही आता है तो सेल का जो ईएमएफ होता है वो क्या रीडिंग आने लगता है, मुझे 0 आने लगता है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? चलिए अब इसे यहाँ अगर मैं लिखूंगा ई सेल इक्वस टू इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, 0 इक्वस टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्या हो जाएगा, क्यू की जगह क्या हो जाएगा, के सी। इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वस टू हो जाएगा आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। अरे हूँ हाँ करो, पक्की बात है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं एन एफ ई नॉट सेल, इस एन एफ को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा एन एफ ई नॉट सेल इक्वस टू हो जाएगा आर टी लॉग के सी। क्या ये बात तय है? पक्की बात है यहाँ तक? अब जरा गौर से देखना, इस दोनों रिएक्शन में दोनों साइड अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल इक्वस टू माइनस ये लॉग बेस ई है ना, लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं। लॉग बेस 10 में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, बच्ची बताएगी। द्विवेदी जी 2.303 से मल्टीप्लाई। क्या होता है ना, कॉपी में जो सर ने पढ़ाया है ना, घर जाके रफ कॉपी पेन लेकर के प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, लॉग के लिए जो उस दिन समझाया था वो सारी चीज़ें है, कोई टफ चीज़ मैंने नहीं पूछा है, ये बहुत सड़ा सवाल पूछा मैं। अगर आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हो और ये भी नहीं पता है तो कड़वा है मगर सच है, फिर नीट का फॉर्म नहीं भरना चाहिए आपको इस वक्त में। मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पैसे वेस्ट कर दोगे आप, है ना। इतने बार इतने मेहनत करने के बाद भी ये छोटी सी चीज़ अगर नहीं आएगी तो मेरे को बहुत तकलीफ होता है। बात कड़वी लगी होगी जो बोला हूँ, लेकिन अब लगने से भी क्या ही फ़र्क पड़ रहा है हमें। एक सड़ा सा चीज़ है, अगर लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई टफ चीज़ नहीं है ये। और ये चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आंख बंद नहीं करना रे, क्या कर रहा है, सो रहा है, ठीक है। तो 2.303 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत छोटी सी बात है ये। और 12th पास होंगे तो ये चीज़ें मालूम है, ये 9-10 से चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.303, ये होगा आर टी। अब जो लॉग बेस ई था वो किस में चेंज हो जाएगा, लॉग बेस 10 इक्वस टू के सी। मुझे एक चीज़ बताओ, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, इसको हमने पढ़ रखा है, इसको सर ने क्या बोला था, अपन नहीं बोले थे, अपन तो बोले ही नहीं। अपन ने गिब्स एनर्जी की बात ही नहीं करी इस चैप्टर में। अपन ने बात करी गिब्स एनर्जी चेंज की, किसकी बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज। तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वस टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल इक्वस टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। यस, ये मिला मुझे काम का चीज़। जब इक्विलिब्रियम आता है तो सेल में जब इक्विलिब्रियम आ चुका है तो रिलेशन हमारे पास आता है डेल्टा जी नॉट इक्वस टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल इक्वस टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। छापो। मैं बहुत छोटी छोटी बातें ही आपसे पूछता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ कि कोई चीज़ मैंने बता दिया चलो इसका फॉर्मूला बताओ इक्विलिब्रियम, ये सब नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपको। जो मुझे बताना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट जो है छोटी छोटी चीज़ें वो आपको बतानी पड़ेंगी। अपन को ये बात समझ में आया द्विवेदी जी? चलो क्लियर हुआ बच्चों, आगे बढ़ सकता हूं मैं? अरे हुआ करो, ठीक है। देखिए हमारे पास जरूरी फॉर्मूले क्या क्या मिले। एक तो हमारे पास आया डेल्टा जी नॉट इक्वस टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, बोलो यही है, इक्वस टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, बोलो यही है, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से देखना, यहां पर आर की वैल्यू क्या ली जाए। मैंने आपको एक चीज, हाँ बताओ, आर की वैल्यू क्या लूंगा, आप अपनी समझदारी से बताओ। हाँ कि 0.0821, 0.0821 वाले कितने, 2 3 और गुड, गलत आंसर, 8.314 लूंगा। देखो आर की 3 वैल्यू है, सही जगह सही वैल्यू ही फुलफिल करनी है आपको। देखो अगर टर्म्स प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में हो
तो हम लोग 0.0821 लेते हैं, अभी तक जितना हमने करते आए। यहाँ पर आर की वैल्यू लेने के लिए आप देखो ये ओवरऑल डेल्टा जी नॉट है, गिब्स फ्री एनर्जी है, और एनर्जी के टर्म में जब भी कैलकुलेशन होती है आर की वैल्यू क्या ली जाती है 8.314 जूल के केस में। कैलोरी के केस में कैलकुलेट करा रहे हैं तो आर की वैल्यू आप 2 ले सकते हो, ठीक है। आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ये ले सकते हो, या 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल ये भी ले सकते हो। क्लियर है, समझ में आया सभी को, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, हमारे पास 3 चीज़ें हैं यहाँ, एक है डेल्टा जी नॉट, एक है क्या बेटा ई नॉट सेल, और एक क्या है बेटा के सी। तीनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताओ, डेल्टा जी नॉट और ई नॉट में क्या रिलेशन है? इनके बीच रिलेशन है डेल्टा जी नॉट इक्वस टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। बोलो यही है? अरे हूँ हाँ करो। दूसरा रिलेशन देखो, ई नॉट सेल और के सी के बीच क्या रिलेशन है? ई नॉट सेल और के सी के बीच में रिलेशन ये है, देखो क्या है बताओ, है ना, माइनस एन एफ ई नॉट सेल इक्वस टू क्या था बताओ, माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, यही है ना। अब देखो ई नॉट सेल और इसमें रिलेशन चाहिए तो एन एफ कहाँ आ जाएगा नीचे, तो माइनस से माइनस कैंसल, तो ई नॉट सेल इक्वस टू क्या हो जाएगा 2.303 आर टी और अपॉन एन एफ लॉग के सी, ठीक है। और अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू हो जाएगा 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। अरे हुआ करो, अरे ये तो नर्स्ट इक्वेशन वाला ही पार्ट है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, और ये किस में है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो क्लियर है, समझ में आया? अरे हुआ करो, और ये के सी है। अच्छा, डेल्टा जी नॉट और के सी के बीच में क्या रिलेशन है? तो देखो डेल्टा जी नॉट और के सी के बीच में रिलेशन ये रहा, क्या होगा बताओ, डेल्टा जी नॉट इक्वस टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। तो आपसे कुछ भी दे करके कुछ भी पूछ सकता है, तो उस कंडीशन में ये कन्वर्जन आपको आने चाहिए। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अरे हूँ हाँ करो। तो जब भी रिवीजन करना हो आप फटाफट इस पेज को रिवीजन करके ये सारे फॉर्मूले आप डिराइव कर सकते हो। लिखा जाए, चलो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए एप्लीकेशन नंबर कौन सा था ये 4। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर 5, दोनों एक साथ कराता हूँ फिर इनके न्यूमेरिकल करेंगे। टू डिटरमाइन solubility product KSP of salt। देखो यहां जो सेल होगा ना solubility प्रोडक्ट निकालने के लिए, एट एनोड, एनोड हमारे पास होता है मेटल एंड मेटल आयन का। किसका बेटा? मेटल एंड मेटल आयन का। तो मेटल और मेटल आयन एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, मेटल सॉलिड ऑक्सीडाइज होता है किस में बेटा? Mn प्लस एक्वस मेटल आयन में, और साथ ही साथ रिमूव कर देगा क्या बेटा? N इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये बात? ठीक है। पल्लू भाई थोड़ा इधर भी देख ले मेरी तरफ, उधर मत देख, छुट्टी में बात कर लेना भले, फरवरी में सब पागल हो जाते हो नालायक को। कैथोड की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? कैथोड, ठीक है। और क्या बात कर छुट्टी में, है ना। बात अभी नहीं कर रहा, अभी कर भी नहीं पाएगा, मैं तो सामने हूँ ना, बाद में देख लेना उसको, हाँ ठीक। इधर मेरी तरफ देख, जो कैथोड की बात करूँगा, कैथोड जो है वो सॉल्ट का बना हो। व्हाट इफ अब तक आपने जो सेल देखा उसमें जो एनोड था वो मेटल और मेटल आयन का था, और जो कैथोड था वो भी किसका था? मेटल प्लस मेटल आयन। अब जो हमारे पास कैथोड है वो किसका बनने जा रहा है? सॉल्ट का। तो देखो
सॉल्ट में क्या होना है भाई, कैथोड है तो क्या होगा, रिडक्शन। ये देखो मान के चलो MX टाइप का कोई सॉल्ट है, लाइक KCl, NaCl, कुछ भी हो सकता है, CaCl2 टाइप का भी हो सकता है, कोई भी एक सॉल्ट है। क्या है बेटा, सॉल्ट है। MX सॉलिड एक सॉल्ट है। सॉल्ट को जब आप एज अ कैथोड काम में लेते हो तो कैथोड में क्या होना है, रिडक्शन। रिडक्शन के लिए क्या होगा जरा ध्यान देना, रिडक्शन में क्या होता है, ईटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो N इलेक्ट्रॉन है यहाँ आया और यहाँ क्या होगा बेटा, रिडक्शन। ठीक है, अब देखो रिडक्शन होने के लिए सॉल्ट में दो चीजें हैं। सॉल्ट में क्या है, दो चीजें, एक है Mn प्लस और दूसरा है Xn माइनस, यानी कैटायन और एनायन। और हमारे पास सप्लाई किस चीज का है, N इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया होगा आप बताओ, एनोड टू कैथोड, नंबर ऑफ ट्रांसफर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है इसे, भाई हमने यही तो देखा ना। अब देखो ये N इलेक्ट्रॉन किससे अटैक करेगा, इस Mn प्लस को। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा और जाकर के इस Mn प्लस आयन को न्यूट्रल करके किस में बदल देगा, मेटल सॉलिड में। किस में बदल देगा, मेटल सॉलिड में। और साथ ही साथ यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे, Xn माइनस, यही होगा ना सॉल्ट में। अब जरा ध्यान देना, ये तो हो गई एनोड की रिएक्शन, ये तो हो गई कैथोड की रिएक्शन। एनोड में यहाँ हुआ है ऑक्सीडेशन, कैथोड में यहाँ हुआ है रिडक्शन। अब दोनों रिएक्शन को जब जोड़ जाड़ के लिखूंगा तो जोड़ जाड़ के लिख दो, जब आप लिखते हो तो N इलेक्ट्रॉन से N इलेक्ट्रॉन कैंसल, मेटल सॉलिड से मेटल सॉलिड कैंसल। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो आपको नेट रिएक्शन क्या मिलेगा, नेट रिएक्शन मिलेगा MX सॉलिड से क्या मिल रहा है आपको, Mn प्लस एक्वस प्लस Xn माइनस एक्वस। अब जरा बात को समझना, अरे जो नेट रिएक्शन आई है यही तो सॉल्ट का डिसोसिएशन है। भाई कोई सॉल्ट अगर 100% डिसोशिएट होगा तो अपने कैटायन और एनायन में टूट जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि कोई भी सॉल्ट को जब आप पानी में घोलते हो तो सॉल्ट अपने आयन में बदलता है, इसका हुड़ हुड़ अलग और दबंग दबंग अलग हो जाता है। और सॉल्ट अगर अपने आयंस में हाइड्रेटेड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में या सॉल्वेंट कंडीशन में जब डिसोशिएट होता है, मैं नमक को पानी में डाल रहा हूँ, नमक का कैटायन कैटायन एनायन एनायन अलग हो रहा है, इसका मतलब ये है कि नमक पानी में जाके सॉल्यूबल हुआ। नमक पानी में जाके क्या हुआ, सॉल्यूबल हुआ। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? यानी कि ये डिसोसिएशन अपने आप में इस सॉल्ट की क्या को बताता है, सॉल्युबिलिटी को बताता है। अब एक ग्लास में मैं एक लिमिट तक नमक को घोल सकता हूँ, नमक घुल गया तो कैटायन अलग एनायन अलग। लेकिन आप जैसे ही पानी में और नमक डालते जाओगे, एक टाइम के बाद नमक का घुलना पानी में कम हो जाएगा, नमक नीचे बैठता जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, सैचुरेशन। अब सॉल्युबिलिटी से आगे बात निकल चुकी है, अब सॉल्युबिलिटी जितना घुलना था वहां घुल चुका है, उसके बाद अब नमक घुल नहीं रहा है, उसका प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, प्रेसिपिटेशन देखने को मिल रहा है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वो लिमिट को बताता है जहां आयन जाकर के क्या होता है बेटा, डिसॉल्व होता है। अब जरा समझो, इसी इक्वेशन को ओनली फॉर सॉल्ट अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो ओनली सॉल्ट वाली बात अगर होती है तो MX सॉलिड पानी में जाके डिसोशिएट होगा Mn प्लस एक्वस और Xn माइनस एक्वस में। ये जो आयनाइजेशन है ये इक्विलिब्रियम के दौरान हो रहा है। तो जब इक्विलिब्रियम आती है तो यहाँ पर Kc इक्वस टू, मैं क्या लिखूंगा बेटा, कैटायन का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इनटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या होता है, यूनिट। तो इसी Kc को अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं बताओ, Mn प्लस का कंसंट्रेशन इनटू Xn माइनस का कंसंट्रेशन। और यही तो आयन डिसोशिएट हो रहा है, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी Ksp। सीधी सी बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है Kc है ना, अगर आयन के सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वहाँ स्पेशली बोला जाता है Ksp। ये सब कुछ एक ही है, जैसे Ka Kb वो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जैसे Kc है, क्या है बेटा, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एसिड के डिसोसिएशन में इसे Ka बोलते हैं, बेस के डिसोसिएशन में इसे Kb बोलते हैं, सॉल्ट के आयनाइजेशन में इसे Ksp बोलते हैं। नहीं आ रहा बात समझ में?
ठीक है, तो KSP निकालने के लिए हमने क्या किया समझ में आ रहा है? KSP कैलकुलेट करने के लिए सॉल्ट का डिसोसिएशन एक तरीका ये है कि आप किसी सॉल्ट को लो और उसे डिसोशिएट करके उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव करो और वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बन जाता है? KSP। एक तरीका ये है, लेकिन मैं कहता हूं ये रिएक्शन रिवर्सिबल होने की वजह से बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमने क्या किया, हमने जुगाड़ लगाया। जुगाड़ क्या लगाया? हमने एनोड लिया मेटल और मेटल आयन का, हमने सॉल्ट लिया, उसी मेटल का सॉल्ट है, उसी मेटल का क्या है बेटा? सॉल्ट है। ये सेम मेटल का सॉल्ट होगा, जिस मेटल का आपने लिया है तो उसी मेटल का क्या है ये बेटा? मान के चलो सॉल्ट है, सेम मेटल का सॉल्ट है। तो सेम मेटल का सॉल्ट में अगर कैथोड एज ए रिडक्शन लेते हो तो जब इसकी सेल रिएक्शन लिखी जाती है, उस सेल रिएक्शन में n इलेक्ट्रॉन से n इलेक्ट्रॉन कैंसिल, मेटल से मेटल कैंसिल, तो जो हमारे पास में नेट रिएक्शन आती है वो नेट रिएक्शन से जब आप कैलकुलेट करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर आने लगता है? KSP। अरे ये तो कंसेप्ट से हमें मालूम है। बोलो बात समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको सिर्फ ओनली फॉर सॉल्ट के लिए कैलकुलेट करता तो रिएक्शन रिवर्सिबल होने की वजह से रीडिंग में चेंजेस आते। मुझे एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो मैंने क्या किया बेटा? सेल लिया, सेल में एनोड किसका बनाया? मेटल और मेटल आयन। कैथोड किसका बनाया? सेम मेटल का सॉल्ट लिया। क्या लिया बेटा? सेम मेटल का सॉल्ट, सेम मेटल सॉल्ट। उसी मेटल का मैंने क्या लिया बेटा? सॉल्ट लिया। उसी मेटल का सॉल्ट लेने से जो नेट रिएक्शन मुझे मिली वही रिएक्शन किसकी रिएक्शन हुई हमारे पास में? सॉल्युबिलिटी के लिए, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की रिएक्शन हुई। अब हमें तो कैलकुलेशन मालूम है, हमें क्या कैलकुलेशन मालूम है? अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा E नॉट सेल इक्वल्स टू क्या था बताओ? 0.0591 अपॉन n log KC, यही था। तो यहां पर KC की जगह क्या लिखूंगा मैं? KSP। और सारा कैलकुलेशन क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। तो ये भी हुआ किसका एप्लीकेशन? नर्स्ट इक्वेशन का। क्या कंसेप्ट सारे क्लियर हुए? सभी को ये बात समझ में आई? मॉरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ इतनी है, और मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, ठीक है? ये पता होगा सारी चीजें हो जाएंगी। लिखा जाए सोमत, सॉकेट खराब है, मैं डर गया था। आगे बढ़ूं? चलो लॉग सॉल्व कर, लॉग की वैल्यू तो सबको याद होगी, हाँ? चलो लॉग बेस 10 में यहाँ कुछ मैं नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? log 1 की वैल्यू 0, 2 की वैल्यू 0.30, 3 की वैल्यू 0.477 यानी 48, 5 की वैल्यू 0.69 था ना, तो इसे हम लोग लेते हैं 0.70, 7 की वैल्यू 85, 10 की वैल्यू 1। क्लियर है? 4 की वैल्यू निकाल के बताओ। 0.60, जस्ट डबल होगा। 2 इंटू 3 यानी 2 और 3 को जोड़ दो 0.78, 8 यानी 2 टू द पावर 3, 3 इंटू लॉग 2 यानी कि 0.3390, लॉग 9 यानी 3 टू द पावर 2 यानी 2 लॉग 3, 2 इंटू लॉग 3, इसका डबल कर दो, 8 दूनी 16 का 6, 4 4 8 और 1 9, 0.96। क्लियर ये चीज़? अब सर आप ये सब क्यों लिख रहे हो? तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एंटीलॉग कैसे निकालते हैं। क्या बेटा? एंटीलॉग। एंटीलॉग में दो चीज़ देखेंगे। पॉजिटिव वैल्यू अगर दी हो तो पहले उसका एंटीलॉग निकालना सीखेंगे, फिर नेगेटिव वैल्यू जो दिया होगा उसका एंटीलॉग निकालते हैं, ठीक है? जैसे सपोज पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर निकालना है एंटीलॉग 37, कोई भी नंबर बोलो, 378 पॉइंट कुछ भी नंबर बोलो, डेसिमल के बाद कोई भी नंबर बोलो बेटा, 1 ऐसे एक नहीं, थोड़ा बड़ा नंबर दे, 8, ठीक है? मैं लिख रहा हूं बेटा 29, है ना? हाँ, तेरे बोलने से थोड़ी चलूंगा, मेरी मर्जी, माई क्लास माई रूल्स। हाँ, तो ये वैल्यू है, इसका मुझे क्या निकालना है बेटा? एंटीलॉग, ठीक? एंटीलॉग निकालने के ना अलग अलग मेथड हो सकते हैं, मैं आपको बेस्ट तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन सबसे पहले आप कसम खाओ, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आप किसी को नहीं सिखाओगे, चाहे आपके वो ही क्यों ना हो। बोलो बात क्लियर है? सब अपने अपने सर पे हाथ रखेंगे, वो रखो सब, बोलो सर
मैं कसम खाती खाता हूं कि आप जो रखना रे नेता, तो मेरे क्लास में आता है तो मेरे हिसाब से रहना, बाल वाल कटा दूंगा मैं यहीं पे, ठीक है, हिसाब से रख। मैं कसम खाती हूं कि आप जो एंटीलॉग मेथड सिखाओगे वो मैं किसी को नहीं सिखाऊंगी, चाहे वो मेरे वो ही क्यों ना हो। क्लियर है? समझ में आई बात? तेरी हरकतें मुझे इरिटेट कर रही है रे नेता, ठीक है, ढंग से बैठ क्लास में। क्लियर है? गुस्सा मत दिलाना। देखो, तो ये जो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आपको किसी को सिखाना नहीं है, बस कर देना है। कोई पूछेगा हो दीदी कैसे की है दीदी, ओपी दीदी, तो बोल देना स्टाइल है रे भाई का। क्या बोलना है? स्टाइल है, कर देते हैं ऐसी। इधर नस काटूंगा तो मैथ्स बहता है बोलना, ठीक है। चलो देखो, है कुछ नहीं, जरा सिंपल है। इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंटीलॉग 378 प्लस 0.29 लिख सकता हूं ना मैं? अरे लिख सकता हूं ना। अब इस एंटीलॉग निकालने के लिए मुझे इस वैल्यू को पहले लॉग, एक्चुअली क्या होता है, एंटीलॉग लॉग हटाने के काम में आता है। एंटीलॉग किस में हटाने का काम आता है? लॉग हटाने के काम में आता है। तो अगर मैं लॉग हटा रहा हूं तो हटाने से पहले मैं लॉग जोड़ लेता हूं यहां पर। ये हो गया एंटीलॉग। लॉग 378 को लॉग के टर्म में कैसे लिखूं? 378 की वैल्यू आई कैसी होगी जरा देखना, है ना। अगर मैं लॉग 10 टू द पावर 378 लिखूं, अगर मैं ये वैल्यू लिखूं तो 10 टू द पावर x, तो x बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 378 इंटू लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1, यानी ये हो जाएगा 378। बोलने का मतलब ये है 378 को क्या मैं लॉग 10 टू द पावर 378 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना, ठीक है। प्लस 0.29 को अगर लॉग के टर्म में लिखना है तो गुप्ता जी दिमाग की बत्ती जल रही होगी। 0.29 मेरे पास लॉग की वैल्यूज में कहां जाके फिट हो रहा है? लगभग 0.29 यानी 0.302 के आसपास है। तो इस वैल्यू को मैं log 2 लिख सकता हूं। अप्रॉक्स में ही हमारा काम चलेगा नीट जेई वालों। क्लियर है? एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट कराने के लिए लॉग टेबल देना पड़ेगा और वो देता है नहीं। बोलो बात समझ में आ रहा है? या ज्यादा से ज्यादा वो लॉग की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन करके दे देगा जो आने वाला है। तो घबराने की बात तो नहीं है, जो सिखा रहा हूं उसी से काम होगा, ठीक है। क्या मैं इसे log 2 लिख सकता हूं? ठीक है। अब देखो, एंटी लॉग लॉग को हटाने के काम में आता है, तो इस नंबर को मैंने लॉग के फॉर्मेट में लिखा। ये जो पूरा फंक्शन है वो लॉग के फंक्शन में मैंने चेंज किया। क्लियर है? हाँ। लॉग 10 टू द पावर 378 प्लस लॉग 2, क्या ये लॉग ए प्लस लॉग बी है? लॉग ए प्लस बी, लॉग ए प्लस लॉग बी कब आता है द्विवेदी जी? लॉग ए इंटू बी में। तो इस पूरे टर्म को मैं लिख सकता हूँ लॉग 10 टू द पावर 378 इंटू 2। अरे लिख सकता हूँ ना। अरे लॉग ए इंटू बी इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी, यही है। अब देखो, एंटीलॉग काम में आता है लॉग को हटाने के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही है, डिफरेंशिएट इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर दो। उल्टा बोल गया मैं? उल्टा बोला क्या? सही बोला ना? या इंटीग्रेट इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दो, चीज एक ही है, रिवर्स करने के काम आता है ये। मतलब लॉग और एंटीलॉग है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 378। क्लियर? अब एग्जाम में आएगा, मैं तो ऐसे चल सकता हूं। आपको तो ये देखते देखते रोना आ रहा था, मैं जान रहा हूं, ठीक है। उसका भी क्या बताने जा रहा हूं आपको, जुगाड़, जो आपको किसी से शेयर नहीं करना है। देखो, ये वैल्यू मैं डायरेक्ट लाऊंगा, कुछ ना कुछ है, ये है कुछ पॉइंट समथिंग। क्या है बेटा? कुछ पॉइंट समथिंग। बोलो है? तो कुछ पॉइंट समथिंग है, तो टेल मी समथिंग। समथिंग की वैल्यू लॉग के किस वैल्यू को फुलफिल कर रही है? 2। तो ये हो गया 2 इंटू जो कुछ है वो 10 के पावर में चला जाएगा, ये हो जाएगा 378। अरे आया नहीं आया दादा? क्लियर है? जैसे सपोज मैं ऐसा लिखता हूं 487.85, ठीक है। क्लियर है? अरे ठीक है ना यार। अब देखना गुप्ता जी, ये 0.85 लॉग की किस वैल्यू को फुलफिल कर रहा है? 7 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 487। क्लियर है?
कोई भी नंबर बोलो, मान के चलो 2 3 पॉइंट, कोई भी नंबर आया, सपोज आप डिवाइड करके मान के चलो आया वो 698 आया, क्या आया 698। अब देखो 3 डिजिट का नंबर है ना, तो हमें तो 2 डिजिट में देखना है, हमारे पास वैल्यू ही है, तो इसे क्या मैं 23.70 लिख सकता हूँ लगभग, अरे लिख सकता हूँ ना। 0.70 लॉग की कौन सी वैल्यू को फुलफिल कर रहा है 5, तो ये हो गया 5 × 10⁻23। नहीं आ बात समझ में। सपोज ऐसा लिखा है 45.7, ठीक है, हमें 2 डिजिट का करना है, तो 45.7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 45.70 लॉग की कौन सी वैल्यू है 5, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻45। तो अगर इसका मुझे एंटीलॉग लेना हो, इसका मुझे एंटीलॉग लेना हो, इस वैल्यू का एंटीलॉग लेना हो, तो सब कुछ मैंने फटाफट आपको सिखा दिया है, क्लियर है। डेसिमल के बाद वाले नंबर को देखना है, उसको आप किस में चेंज करोगे, उसको किस में चेंज करोगे बताओ, किस में, लॉग की किस वैल्यू से फुलफिल हो रही है उसमें, और जो डेसिमल के आगे की चीजें हैं, पॉइंट के आगे की चीजें हैं, उसको 10 के पावर में लिख दोगे। समझ में आया, सभी को आया, छापो। 0.65 आगे का कि पीछे का, देखो 0.65 आया ना, वैसे तो डाटा आपका ऐसा रहेगा एग्जाम में कि इनसे मैच होता दिखेगा। 0.65 आया, गुड क्वेश्चन। तो ये 4 और 5 के बीच में है, किसके बीच में है 4 और 5 के बीच में। 5 तक की वैल्यू को आप 4 के लिए कंसिडर करोगे, 5 से ज़्यादा अगर रहा, ठीक है, जैसे कि 0.67 हो गया, 68 हो गया, तो आप उसको 5 कंसिडर करोगे। 0.65 तक की वैल्यू को आप 4 में रखना, क्लियर है। वैसे ऐसा आएगा नहीं, जितना भी डाटा रहेगा वो बिल्कुल आपके इस क्राइटेरिया में एग्जैक्ट फिट होगा, है ना, ये तरीका है। 78.09, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, यहां पर वैल्यू वही आएगी जो इससे फिट बैठता हो। 78.09 अगर आ रहा है तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप इस 0.9 को इग्नोर करो, 78 ले लो, क्या ले लो 78। 78 का लॉग क्या होगा बताओ, डेसिमल के बाद 0 है, तो 0 लॉग की कौन सी वैल्यू में आती है 1, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻78। नहीं आया समझ में गुप्ता जी, क्लियर हुआ। बाकी अधिक जानकारी के लिए तेरे मैथ्स वाले सर से संपर्क कर लेना, केमिस्ट्री में इतना ही है भाई, क्लियर है ना। वहां तुम अलग अलग तरीके से बहुत सारा देखते हो, एरर्स देखते हो। अरे हूँ हाँ, चलिए हमारे पास वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फटाफट लॉग की वैल्यू देखो, 1 की वैल्यू 0, 0.30, 3 की वैल्यू 0.48, 4 की वैल्यू 0.60, 5 की वैल्यू 0.70, 6 की वैल्यू 3 × 2, यानी इनको जोड़ो 7 8, 7 की वैल्यू 0.8 की वैल्यू 2⁻3, 3 यानी 3 हाँ 0.90, 9 यानी 3 2 × 3 0.96, और ये वैल्यू 1, यही थी। अब हम लोग एंटीलॉग सीख रहे हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू गिवन हो तो यहां थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दिया है -37.10, इसका मुझे क्या लेना है बेटा, एंटीलॉग लेना है, क्लियर है। तो इसे डायरेक्ट नहीं करना, सबसे पहले समझो, इसे हमें दूसरे फॉर्मेट में लिखना है। ऐसे मत कर देना ये 10 यानी लॉग की किस वैल्यू को फुलफिल करता है 1 × -37 10⁻−37 कर दी, इसे ऐसे मत कर देना कि 1 × 10⁻−37, क्योंकि ये किया तो गलत किया, ठीक है। मैथ्स से पूछ, मैथ्स बताएगा आपको क्यों गलत है, केमिस्ट्री बताती है कैसे करना है, ठीक है। हाँ देखना क्या हुआ, क्लियर। इसको सॉल्व करने के लिए -37.10 जो है, इस नंबर से जस्ट कंप्लीट नंबर इसका क्या होगा 38 होगा, अरे होगा ना 38। 38 में -37.10 माइनस करो, कितना होगा बताओ, हाँ -38 में, है ना, 38 में आपने इसे माइनस कर दिया, वैल्यू कितनी आई 0.90। अब देखो
इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या ये नंबर आ रहा है, मुझे बताओ, आ रहा है ना यार। -38 में 0.90 जोड़ दोगे तो -37.10 आएगा कि नहीं आएगा। मैंने इस नेगेटिव वैल्यू के फंक्शन को इस तरीके से मैथमेटिकली लिखा है। लिखने का तरीका क्या है, ये जो नंबर है इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 38, तो लिख दो -38। -38 में इसमें इसको घटाओ, कितना आया 0.90, लिख दो 0.90। तो मुझे इस फॉर्मेट को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। जस्ट इसका कंप्लीट नंबर में से ये माइनस किया तो कितना है 0.90, जस्ट कंप्लीट नंबर क्या होगा -38। तो 0.90 लॉग की किस वैल्यू को बताता है, 8 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -38। ये इसकी एंटी लॉग की वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखना हो एंटी लॉग, कोई भी नंबर हो गया 275 पॉइंट, कोई भी नंबर बोलो, 82, ठीक है। मैंने लिखा यहां पर 71, ठीक है। बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इससे माइनस वैल्यू, ये तो प्लस था, ये माइनस वैल्यू, जस्ट इससे बड़ा कंप्लीट नंबर क्या होगा 276। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं -276 प्लस इस वैल्यू को इसमें माइनस करो, कितना आएगा 0.29। अब देखो 0.29 लॉग की किस वैल्यू को फुलफिल करता है, 2 इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा -276। क्लियर हो रहा है। कोई भी नंबर बता दो, जैसे फॉर एग्जांपल -200 पॉइंट मैंने लिख लिया, मान के चलो 241, यही लिखा, क्लियर है, ठीक है। तो देखो इसका अगर मुझे एंटी लॉग लेना है तो जस्ट इससे बड़ा नंबर क्या होगा 201, तो ये हो जाएगा -201 प्लस 201 में ये वैल्यू माइनस करो, कितना आ रहा है 0 पॉइंट, बोलो, अरे यार 100 में से 24 रुपए उड़ाओ, कितना आया 70, अरे 1000 में 241 रुपए माइनस कर लो, कितना आएगा करके बताओ ना, 759, ये कितना आया 759, है ना। क्या मैं इसे लगभग 2 डेसिमल में करना है तो टीज इसको पहले भी कर सकते थे, यहां करूंगा तो ये लगभग कितना हो जाएगा 0.76। 0.76 लॉग की कौन सी वैल्यू को बताता है 7078, बताओ 78 पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -201। क्लियर हो रही बात, अरे हूं हाँ करो। तो ये नेगेटिव एंटी लॉग ऐसे सॉल्व करते, लिखो, देखो क्वेश्चन है कैलकुलेट ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी नॉट। क्या क्या पूछा है, ई नॉट सेल, के सी और डेल्टा जी नॉट। अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी और डेल्टा जी नॉट पूछा है, ई सेल पूछा होता तो, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ई सेल कितना होता है 0 होता है। देखो यहां पर Cu+2 से Cu में क्या हो रहा है, हाँ Cu+2 से Cu में क्या हो रहा है रिडक्शन, है ना। Sn+2 से Sn+4 में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। एनोड कौन है Cu+2 वाला, इसके लिए हम लोग क्या लेंगे SOP, +2 से 0, ये क्या हो रहा है रिडक्शन, तो ये वैल्यू किसकी दी हुई है SRP, मुझे लेना क्या है कॉपर के लिए SOP, वैल्यू हो जाएगी -0.34 प्लस ई नॉट कैथोड। कैथोड में क्या होता है रिडक्शन, उल्टा कर दिया क्या, सॉरी माई मिस्टेक, वापस से देखो ये एक सेल रिएक्शन दी हुई है, तो सबसे पहले ई नॉट सेल निकालना हमें आता है, सुबह की क्लास में भी डाटा हूं तो सबको आ रहा होगा। एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, एनोड कौन हुआ, हाँ Sn+2 से Sn+4, ये एनोड बनेगा और ये क्या होगा ऑक्सीडेशन। भाई इसके लिए अगर सेल रिएक्शन लिखना होगा तो आप लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे बताओ, Sn+2 से बनेगा Sn+4 ऑक्सीडेशन, और उसके बाद होगा रिडक्शन, Cu+2 से क्या बना Cu, यही है ना। तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट एनोड, एनोड के लिए मुझे क्या चाहिए SOP, और Sn+2 से Sn+4
4 से +2 में क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी ये वैल्यू क्या दी है, SRP, SOP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -0.15 प्लस ई नॉट कैथोड। कैथोड के लिए क्या होता है, कैथोड के लिए क्या लेते हैं, SRP लेते हैं। कैथोड के लिए क्या लिया जाता है, SRP। कैथोड कौन होगा, कॉपर, Cu+2 से Cu में क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो अगर कॉपर में रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर के लिए SRP की वैल्यू कितनी दी हुई है, +0.34। इसको सॉल्व करके बताओ वैल्यू कितनी आएगी, 0. हाँ अरे हाँ 19, यही आएगा 0.19 क्या वोल्ट। ये क्या आया बताओ वैल्यू, ई नॉट सेल का। ठीक है, ई नॉट सेल इक्वस टू, खड़े हो, कदर नहीं है, डेल्टा जी नॉट निकालना है, -NF ई नॉट सेल। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी होगी इस रिएक्शन बताओ, 2 इंटू एफ की वैल्यू 96500, ई नॉट सेल 0.19। कैलकुलेट करके बताओ, आंसर आएगा जूल में। किस में आएगा, जूल, क्योंकि सारी क्वांटिटी हमने ऐसा ही सिस्टम में लिए तो आंसर किस में आएगा, जूल में। करो कितना आया, देखो 0.19 से ये नीचे आया 100, ये 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा -2 इंटू 965 इंटू 19 जूल। करके बताओ कैलकुलेट, फटाफट करो, 3667 जूल। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ 1000 का इंटू और 1000 का डिवाइड कर दूं तो ये 1000 से ये जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये आ जाएगा -36.67 इंटू 10⁻³ जूल। बोलो होगा। अच्छा 10⁻³ को कैसे लिख सकते हो आप, किलो। भाई 10⁻³ मिली तो 10⁻³ को क्या बोलते हैं, किलो। तो 36.67 ये हो जाएगा किलो जूल। बोलो बात समझ में आ रहा है, हूँ हाँ किया जाए, पक्की बात यहाँ तक। ठीक, चलिए अब देखो मुझे क्या निकालना था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट के बीच क्या रिलेशन है बताओ। ई नॉट सेल इक्वल्स टू हो जाएगा -0.06 डिवाइडेड बाई 2 log Kc, यही होगा। ठीक है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई, 0.19 इंटू 2 अपॉन ये माइनस में 0.06 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log Kc। अच्छा माइनस होता है प्लस होता है, प्लस होता है ना, तो ये प्लस रहेगा। इस वैल्यू को सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, log Kc इक्वल्स टू 19 दूनी 38 38 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा, 19 बाई 3 को डिवाइड करके बता, 6.33 यही आया। अब देखो log Kc की वैल्यू है 6.33 और इस इक्वेशन को अगर मैं एंटी लॉग ले, अगर इसको मैं log के वैल्यू में करूं तो log Kc इक्वल्स टू 6.30 है लगभग। अरे है, अब देखो अगर मैं एंटी लॉग ले लेता हूं तो log से log कैंसिल, ये वैल्यू क्या हो गई, Kc 0.30 log की किस वैल्यू को बताता है, 2 इंटू 10⁻⁶, ये वैल्यू आ गई किसकी बेटा, Kc की। समझ में आया सभी को, हुआ करो, लिख लो। देखो ये जो रिएक्शन है, एनोड जो है वो मेटल और मेटल आयन है, बोलो है कि नहीं है। और ये जो नीचे आप देख रहे हो सॉल्ट का डिसोसिएशन है, तो सॉल्ट अगर होगा तो यहाँ पर हम लोग किसका कैलकुलेट करते हैं, Kc इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अरे है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ई नॉट एनोड के लिए Ag से Ag प्लस दिया है, ये ई नॉट की वैल्यू ये कुछ नहीं बोला गया, तो ये क्या है बताओ, Ag से Ag प्लस बना है और इसके लिए ई नॉट ये क्या वैल्यू दी हुई है, SOP। Ag प्लस से Ag बना है यानी यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये वैल्यू क्या दी हुई है, SRP। ठीक है, तो सबसे पहला काम, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट एनोड कितना है, -0.80 प्लस ई नॉट कैथोड कितना है, -0.15 कितना आया, -0.9
95 वोल्ट, ये ई नॉट सेल है, ठीक है। डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन की वैल्यू यहाँ कितनी है भाई, 1 है ना, तो ये हो जाएगा -1 इंटू एफ की वैल्यू 96500 इंटू -0.95, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 96500 इंटू 0.95 करो, ये एक्चुअली होगा 965 इंटू 95। आंसर जूल में, किलो जूल में बताओ कितना आएगा, 91.675 क्या किलो जूल। अब किलो जूल में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया डेल्टा जी नॉट। अब क्या चाहिए, के एस पी, तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू हो जाएगा क्या होगा बताओ, हाँ 0.06 डिवाइडेड बाई 1 लॉग के एस पी, यही होगा। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, -0. इक्वल्स टू 0.06 लॉग के एस पी, ठीक है। तो ये होगा -0.95 अपॉन 0.06 इक्वल्स टू लॉग के एस पी। डिवाइड करके बताओ कितना आएगा, 95 डिवाइडेड बाई 6, कितना, ठीक से करो, इसको 0.06 मत करो, 0.0591 करके देखो तो, 0.0591 करो। क्यों कर रहा हूं बताऊंगा, ये 0.0591 लिया, 0.06 क्यों नहीं लिया बताऊंगा। एक्चुअली 0.06 के जगह 0.0591 लेने का रीज़न क्या है कि जब हम लोग को केएसपी निकालना होता है ना, केएसपी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी देखते हैं। इधर समझो बात को, यहाँ पर वैल्यू क्या आई ई नॉट सेल की, नेगेटिव, सेल की वैल्यू नेगेटिव आई, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आई पॉजिटिव। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी जरूरी थी, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव आया तो सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब सेल अपने आप काम नहीं करेगी, हमें वर्क करना पड़ जाएगा। यहाँ पर सिस्टम जो है नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ आ गया, मतलब सेल की पोलैरिटी हमने चेंज कर दी है, हमने कैथोड को एनोड, एनोड को कैथोड बना दिया, इस टाइप का काम हो गया। आप समझ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी की जब अपन बात करते हैं ना, तो ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आने का खतरा रहता है, एक चीज़। और सॉल्युबिलिटी तो बहुत मान्यूट है भाई, हम लोग वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत कम डालते हैं हम लोग। बोलो बात समझ में आ रहा है। तो रीडिंग की एक्यूरेसी के लिए जब भी आपके पास क्वेश्चन केएसपी का हो, आप कोशिश ये रखो कि 0.0591 से ही आप डील करो, ठीक है। 0.06 से डिवाइड करोगे, आंसर में थोड़ा सा फर्क आपको दिखेगा, जिस वजह से लॉग की वैल्यू बदल जाएगी, है ना। बताओ कितना आया ये, हाँ लॉग के एस पी इक्वल्स टू कितना आया, -16.10 के आसपास आया ना, 16.10 आया। अब देखो इसका एंटी लॉग लेना है, ये तो नेगेटिव वैल्यू है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ, नेगेटिव वैल्यू एंटी लॉग लेना है, इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन होगा 17, -17 प्लस 17 में से ये कितना आएगा 0.90, 0.90 लॉग की किस वैल्यू को फुलफिल करता है 8, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻17। ये वैल्यू किसकी है, केएसपी की। ठीक है देवांगन जी, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, अभी जाते जाते आपको सीपीपी मिल जाएगा, सीपीपी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, Fe+3 से Fe+2 बना, क्या बना, Fe+3 से Fe+2, तो Fe+3 से Fe+2 बना, Fe+2 से Fe बना, Fe+2 से जो Fe बना है, तो इसके लिए E02 की वैल्यू है -0.440 वोल्ट, कितना है -0.440 वोल्ट। E01 की वैल्यू निकालनी है, ये E3 की वैल्यू दी हुई है, क्या दिया हुआ है E3 की वैल्यू, समझना बात को। Fe+3 से Fe+2 बना, Fe+2 से डायरेक्ट क्या बना Fe+3 से
एफई में रिडक्शन होने के लिए जो E03 की वैल्यू वो ये दी गई है -0.036 वोल्ट। Fe+2 से Fe बना उसके लिए E02 की वैल्यू कितनी दी हुई है -0.440 वोल्ट। Fe+3 से Fe+2 बनने के लिए जो E01 है इसकी वैल्यू निकालना है। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू मालूम है, तो ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो E03 इक्वल्स टू हो जाएगा E01 प्लस E02। अरे हूँ हाँ करो, E03 की वैल्यू -0.036 वोल्ट, E01 की वैल्यू निकालनी है, विथ साइन लिखना है आपको, प्लस -0.440 वोल्ट। अरे हूँ हाँ करो, तो E01 इक्वल्स टू हो जाएगा -0.036, ये माइनस जो था वो यहाँ आके क्या हो जाएगा +0.440। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। हो गया? और ये किया तो गलत किया, काटो। साल खत्म होने को है, काटना भी नहीं आया इसको ढंग से, ऐसे करके भी। अच्छा ठीक है, काटना है, ठीक है। अब देखो क्या गलती हुई है, बताओ क्यों भाई। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डायरेक्ट जोड़ा या घटाया जा सकता है, ये प्रॉपर्टी क्या है इंटेंसिव। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को पहले मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंज करना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, ये E01 है, ये E03 है, ये E02 है, मान के चलो फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहां से यहां जा रहे हैं। सबसे पहले देखो Fe+3 है, Fe+3 से Fe+2 में बदल रहा है, तो E03 की वैल्यू निकालना है। E03 इक्वल्स टू होगा -n डेल्टा G0 में चेंज करते हैं, E03 की वैल्यू निकालना है। लेकिन E03 के लिए ये E03 है और यहाँ नंबर ऑफ ट्रांसफर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक। इसे मैं डेल्टा G0 में चेंज करता हूँ, डेल्टा G0 इक्वल्स टू हो जाएगा -1 Fe03, तो ये हो जाएगा -1 यानी कि 1 Fe03, ये हो जाएगा F इंटू E03। Fe+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe में। नंबर ऑफ यहाँ पर वैल्यू क्या है E02, E02 के साथ साथ नंबर ऑफ ट्रांसफर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2। नंबर ऑफ ट्रांसफर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2 है ना। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा G0 की वैल्यू क्या हो जाएगी -n, n कितना है 2 F और E02 हो जाएगा। Fe+3 से Fe में E01 वैल्यू दी हुई है और n की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो यहाँ डेल्टा G01 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -n F E01। बोलो यही इक्वेशन होगा। अब देखो हमने इंटेंसिव को किस में चेंज कर लिया, एक्सटेंसिव में। तो अब मैं लिख सकता हूँ डेल्टा G01 इक्वल्स टू डेल्टा G02 प्लस डेल्टा G03। अरे लिख सकता हूँ ना, यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा G0 इसके और इसके सम के बराबर होगा। डेल्टा G01 इक्वल्स टू क्या होगा बताओ -3 Fe01, ये हो जाएगा डेल्टा G02 इक्वल्स टू -2 Fe02, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ -Fe03, तो ये प्लस क्या हो जाएगा -1 Fe03। अरे होगा, ठीक है। F से F कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, तो हमारे पास हो जाएगा 3E01 इक्वल्स टू 2E02 प्लस E03। हमें क्या निकालना था E03, तो E03 इक्वल्स टू हो जाएगा 3E01 माइनस 2E02। अब E01 और E02 की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू रखूंगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखूंगा E03 इक्वल्स टू 3, E01 की वैल्यू कितनी दी हुई है -0.036 माइनस 2, E02 की वैल्यू कितनी दी हुई है -0.440। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। क्या कर सकते हो आप, हूँ हाँ किया जाए। तो समझ में आया, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पहले इंटेंसिव को किसमें बदलना है और एक्सटेंसिव में बदल के आपको डील करना है। बोलो समझ में आया। ये आप घर में सॉल्व करेंगे, ठीक है।
हाँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सीपीपी में और हैं जो आपको बनाने हैं। सिमिलर क्वेश्चन है 35, 36, ठीक है, और 37 क्वेश्चन है, ये आपको बनाने हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है? 38 भी बना ही लेना, 39 मत बनाना। बोलो बात क्लियर है? 38 क्वेश्चन तक होमवर्क है, आज आपको सॉल्व करना है। तो ये कहानी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ तक खत्म हुआ, नर्स्ट इक्वेशन यहाँ तक खत्म हुआ। अब इतने पोर्शन से क्वेश्चन कहीं से भी आए, किसी भी लेवल से आए, आप डील कर लोगे। कल की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और खोल-रॉश लॉ। और उसी के साथ ही ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? समाप्त। एंड गेम की तरफ है, चैप्टर खत्म होने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ सभी को? कल अच्छे से यहाँ तक रिवीजन करके आना है। होमवर्क रहेगा नर्स्ट इक्वेशन तक के न्यूमेरिकल मॉड्यूल में सारे आपको बना के आने। बाकी बात, थैंक यू। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।